हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने पढ़ रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्टिंग में अपने ने 10 एग्जांपल्स पूरे कर लिए थे। 11वें नंबर के एग्जांपल से आज अपने चालू कर रहे हैं। आज अपने 2 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 11 नंबर का एग्जांपल्स करने लायक नहीं है क्योंकि ये पूरा तुमको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है और ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज बताने लायक है 11 नंबर में, जो मैं बता देती हूँ। अपने ने याद है तो एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर अपने बोनस देख रहे थे दोनों से, हेल से ये और रोवेन ये। तो रुको, मैं 2 अलग अलग कलर से लाइंस बना देती हूँ। अपने ने क्या देखा था कि हेल्से का बोनस जो है ना वो बढ़ता ही रहता है। जितना ज्यादा टाइम तुम सेव करोगे उतना ज्यादा बोनस बढ़ेगा। बट रोवेन में ऐसा नहीं है। रोवेन में ऐसा नहीं है। रोवेन क्या बोलता है, टाइम सेव्ड इज गुड, बट तुम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करोगे, मतलब 8 घंटे का काम 4 घंटे तक कर रहे हो ना, तब तक बोनस बढ़ेगा। बट 8 घंटे का काम 3 घंटे में भी करोगे ना तो बोनस गिरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 घंटे जिस काम को लग रहा है उसको तुम 3 घंटे में कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी कहीं ना कहीं। ऐसा तो होगा नहीं। तो 4 घंटे तक इट्स पॉसिबल कि यार हाफ में तो तुम कर लो, क्वालिटी मेंटेन करके भी कर लो, तुम इतने एफिशिएंट हो। बट ये तो नहीं पॉसिबल ना, इसीलिए। तो रोवेन और हेल्से में ये डिफरेंस है। हेल्से सेज जितना तुमने टाइम सेव किया उतना ज्यादा बोनस, बन रोवेन सेज कि एक लिमिट तक ही बोनस इंक्रीज होगा, उसके बाद तुम टाइम सेव करोगे तो बोनस डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं 12 नंबर का एग्जाम। 12 नंबर किससे रिलेटेड है? तो इट इज लाइक अब तुम जो 2 एग्जांपल देखोगे ना वो बेस्ड होंगे कि कितने दिन काम किए, डेज के ऊपर भी जाएंगे वो लोग, आवर्स में डेज में खेलेंगे। अब 12 नंबर रीड करते हैं। एक वर्कर है जिसको 10,000 रुपए पर मंथ पे होता है बेसिक। उसके बाद डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसको डीए मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ। वर्कर जो है कंट्रीब्यूट करता है पीएफ को एट द रेट ऑफ 10%, एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट एज एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 10-10% प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। तो ये तो उसकी सैलरी में से कटेगा और ये एम्प्लॉयर की कॉस्ट में ऐड होगा और एम्प्लॉयर अपने में से पे करेगा। Then, employee state insurance premium at the rate of 6.5 of wages, which 1.75% जो है वो एम्प्लॉय देता है, और जो बाकी का है मतलब 6.5 माइनस 1.75 जितना है वो एम्प्लॉयर बियर करता है। ओके, इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस ईच। मतलब 2 महीने की जितनी इनकी वेजेस है उतना बोनस ये लोग हर साल अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर इज 300 दिन एक साल में इनकी कंपनी में काम होता है, और पर डे 8 आवर्स काम होता है। ओके, आउट ऑफ विच द वर्क इज एंटाइटल 15 डेज फुल लीव। मतलब वर्कर पूरे साल में, मतलब 300 दिन ऑफिस चलती है तो 300 दिन के अंदर से वो 15 दिन छुट्टी मार सकता है। फुल पे मतलब अगर उसने 15 दिन की लीव ली ना तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी, उसको सैलरी तो मिलेगी 15 दिन की। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस। वेज रेट पर आवर निकालना है तो पहले इफेक्टिव पर आवर निकाल ले। इफेक्टिव आवर्स कितने इसके, वो वर्किंग में निकालना इफेक्टिव आवर्स। 12 नंबर इफेक्टिव आवर्स पर ईयर। तो इफेक्टिव आवर्स कितने होंगे? 300 दिन है, उसमें से वो 15 दिन की लीव के लिए एंटाइटल है और एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, सिंपल। तो 300 डेज माइनस 15 डेज की लीव के लिए वो एंटाइटल है, और इंटू 8 आवर्स वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो 2280 आवर्स
इफेक्टिव हो गए उसके। इफेक्टिव आवर्स एक साल में 2280 घंटे वो काम करता है। उसके बाद सॉरी इतना हो गया। देन अपने एक एक करके कॉस्ट लिखते जाता है। यहाँ पे हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ रेट पर आवर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था कि 10,000 पर मंथ इसकी बेसिक है, तो बेसिक वेजेस 10,000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने, क्योंकि साल का अपने को इफेक्टिव आवर्स साल के पूछे दिए थे। उसके बाद डीए 2,000 रुपए पर मंथ, तो 12 24,000। देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अपने को कॉस्टिंग पर्पस के लिए निकालना है, मतलब अपने को कॉस्ट निकालनी है। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और इंश्योरेंस दोनों निकालेंगे अपने। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई। अब वो कितना है, तो इट इज 10% ऑफ बेसिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, 10% ऑफ वॉट, तो अपने मानेंगे कि डीए प्लस बेसिक उसका 10% है। यहाँ पे तुम्हारे बुक में लिखा नहीं है, नोट नहीं है, पर तुम ऐसे नीचे मतलब आंसर में नीचे ऐसे स्लैश डाल के लिख देना, अज्यूम्ड कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो ऐसा तुम लिख सकते हो, वरना इम्प्लाइडली यही होता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किसका है ये 10% या 5% जो भी है, तो ये अपना क्या बोलते हैं बेसिक प्लस डीए मिला के ही होता है। तो इसकी वर्किंग में इधर कर रही हूँ, तो 1,20,000 सही से लिखते हैं, प्लस 24,000 और 10%, तो इट विल बी 14,400। सेम ईएसआईसी के लिए अपने को एक बहुत अच्छी लाइन दी थी, क्या दिया था कि 1.75 जो है ना वो एम्प्लॉयज पे करेंगे और टोटल प्रीमियम है 6.5, तो 6.5% माइनस 1.75%, तो वो जो है वो जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई होगा 1,20,000 प्लस 24,000 से, तो मतलब 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 4.75%। ये इतना एम्प्लॉयर बियर करेगा, तो 6,840 रुपए। सिंपल। और भी कुछ उसको मिल रहा था, और क्या मिल रहा था उसको, दो सैलरी मतलब 2 महीने की वेजेस जो है ना वो एज अ बोनस मिल रही थी पूरे साल में। तो बोनस पर मंथ सैलरी कितनी थी इसकी, 10,000 प्लस 2,000 12,000, और बोनस कितने महीने का मिल रहा है, 2, तो इट विल बी 24,000। यहाँ पे लिख देना 12,000 इंटू 2, डन। टोटल कर लो, टोटल विल बी 1,89,240। और अपने इफेक्टिव आवर्स तो निकाल के रखे अपने ने, इफेक्टिव
आवर्स, तो वो थे 2280। तो अपना वेज रेट पर आवर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इट विल बी 83। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 वाज सो सिंपल, अपने को सिर्फ इसमें इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट करना था और ये वाली चीजें कैलकुलेट करनी थी, और डेटा तो पूरा ही क्वेश्चन में था, अपने को कोई भी चीज फाइंड करनी नहीं थी, पूरा पूरा डेटा अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सारी डिटेलिंग्स अपने को क्वेश्चन में दी हुई थी, बस हमें बहुत ध्यान से कुछ चीजों को पढ़ना था। जैसे ये 1.75 वाली चीज है तो इसको ध्यान से पढ़ना था एकदम, कि मिस्टेक ना हो जाए। और फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ से माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी की कॉस्ट नहीं है, वो तो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, वो इसी में से माइनस होता है। एम्प्लॉयर का प्लस होगा क्योंकि वो कंपनी की कॉस्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर 13, 13 क्या कहना चाहता है, कैलकुलेट करो। 13 मेरे हिसाब से बेस्ड है हॉलीडेज पे, हाँ, हॉलीडे एंड लीव वेजेस, इसके ऊपर 13 नंबर बेस्ड है। कैलकुलेट करो एम्प्लॉय के वर्किंग आवर रेट, मतलब आर पर रेट कैलकुलेट करो ऑफ वर्कर एक्स, जिसका बेसिक पे अपने को दिया है, डीए दिया है, फ्रिंज बेनिफिट दिए, मतलब अदर बेनिफिट जो उसे पे होते हैं, मतलब कोई भी अलग बेनिफिट उसे दे दिए हो बेसिक एंड डीए को छोड़ के, फ्रिंज बेनिफिट्स। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर, 300 दिन ये लोग पूरे साल में काम करते हैं। 20 लीव्स आर अवेल ऑफ एज हॉलीडे ऑन फुल पे, अगर तुम साल के 20 छुट्टी लोगे ना तो तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी। एंड एक दिन में ये लोग 8 घंटे काम करते हैं। सिंपल, सेम ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। 13 नंबर, पहले इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकाल लेते हैं। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, तो वो क्या होंगे, ये लोग 300 दिन पूरे साल में ऑफिस चलती है, उसमें से 20 छुट्टी तुम ले रहे हो, और एक दिन में 8 घंटे चलती है, तो इफेक्टिव आवर्स आ गए 2240। नेक्स्ट, अब अपने कैलकुलेट करते हैं वेज पर आर, कैलकुलेशन ऑफ वेज पर आर। तो उसके लिए पहले उसको क्या पे हो रहा है, बेसिक पे 10,000 रुपए पर मंथ। लुक, जो टर्मिनोलॉजी इस क्वेश्चन में यूज की गई है ना, इट इज प्रेफरेबल कि तुम वही टर्मिनोलॉजी यूज करो। मतलब यहाँ पे लिखा है कि बेसिक पे, तो तुम बेसिक वेजेस लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब क्वेश्चन में बेसिक पे लिखा है तो इट इज प्रिफर्ड कि तुम आंसर में भी बेसिक पे वर्ड ही यूज करो, जबकि दोनों के मतलब में कोई फर्क नहीं है। 10,000 रुपए पर मंथ इसे मिल रहा था, अपने को साल का निकालना है तो इंटू 12, 1,20,000। सेकेंड इज डी ए, 3,000 रुपए पर मंथ, इंटू 12, क्योंकि साल का निकालना है, 36,000। नेक्स्ट इज फ्रिंज बेनिफिट्स, 1,000 रुपए पर मंथ, ये भी है तो कॉस्ट है ना कंपनी के लिए। बारह हजार, इतने ही बेनिफिट्स हैं, टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 1,68,000। अब अपना इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना था, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 2,240, तो रेट पर आवर जो है वो आ जाएगा 75। तुम चाहो तो ऐसे भी इसको इंटरप्रेट लिख सकते हो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक लिख दिया तुमने टोटल
देन तुम नोट करो रेट पर आवर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट लिख दो, वरना टोटल वेजेस लिख दो अपॉन इफेक्टिव आवर्स। तुम ऐसे साइड में शो भी कर सकते हो, एंड ऐसे अलग से लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था सर, दैट इज 75। जैसे यहाँ पे ऐसा है, बट ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, जो अपने ने अभी किया, उसमें से अलग से शो है, तो तुम चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेनली ये 75 आना चाहिए तुम्हारा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना लिख लो जैसा सी तुम्हें ठीक लगे। तो यहाँ तक तो अपनी एक चीज कंप्लीट होती है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ना चालू करता है। आर यू डन विद दिस? नया टॉपिक क्या है? दैट इज, अपने ने मटेरियल वाले चैप्टर में पढ़ा था मटेरियल टर्नओवर, और इसमें पढ़ेंगे एम्प्लॉय, या फिर जिसको लेबर भी बोलते हैं, टर्नओवर। इसमें पढ़ेंगे एम्प्लॉय या फिर लेबर टर्नओवर रेशियो। अब इसमें टर्नओवर का क्या मतलब है, इस चैप्टर में टर्नओवर से क्या कहना चाहता है? टर्नओवर का मतलब तो बदलता ही नहीं है, वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज मूवमेंट। अब एम्प्लॉय मतलब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज की क्या मूवमेंट होगी, तो दो टाइप की मूवमेंट हो सकती है, दैट इज आउट और इन। आउट मीन्स कंपनी छोड़ के जा सकता है एम्प्लॉय, तो वो दो चीजों में हो सकता है। लेफ्ट मतलब छोड़ के चला गया, सेकंड डिस्चार्ज, शायद रिटायरमेंट ले लिया हो, तो वो भी कंपनी से तो अलग ही हो गया ना, रिटायरमेंट ले लिया हो, छोड़ के चला गया हो, निकाल दिया हो, सब आउट में आएगा। इसके लिए एक मेथड है, दैट इज सेपरेशन। सेपरेशन क्यों, कंपनी से अलग हो रहा है, दैट इज सेपरेशन। इनमें कौन कौन से मेथड है? इनमें है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से तुम क्या समझते हो, नया एम्प्लॉय आया? नहीं, रिप्लेसमेंट, सपोज पर्सन वन जो है ना, वो ऑलरेडी अपनी कंपनी में काम कर रहा था, बट वो चला गया, वो किसी वजह से रिजाइन देके चला गया, उसके जगह पे आया पर्सन टू, उसी की जगह पे आया, दैट इज रिप्लेस। पर्सन वन इज रिप्लेस बाय पर्सन टू, उसी की जगह पे आया, कोई न्यू ज्वाइन नहीं हुआ है, जगह वही है, कोई न्यू पोजीशन क्रिएट भी नहीं हुई है, अपने नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं बढ़े। सपोज पहले 10 एम्प्लॉयज काम करते थे, ठीक है, अब उसमें से एक की जगह पे दो आ गए, मतलब नंबर, सपोज उसमें से एक का नाम था राम, 10 में से एक का नाम था राम, उसकी जगह पे श्याम आ गया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, 10 ही रहे ना, क्योंकि राम गया और श्याम आ गया, और राम की जगह पे श्याम आया, दैट इज रिप्लेसमेंट। या फिर क्या हो सकता है, न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है, मतलब पहले 10 एम्प्लॉयज काम करते थे, अब कंपनी ने एक्सपांशन का सोचा, तो अब 15 एम्प्लॉयज, तो 5 जो है वो न्यू ज्वाइनिंग है, तो दिस इज न्यू ज्वाइनिंग। अब एक एक करके अपने जैसे जैसे तीनों को पढ़ेंगे तो डिटेल में जाते जाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। फॉर एक्सपांशन के लिए शायद कंपनी ने नए एम्प्लॉयज हायर कर लिए हो, तो दैट इज इन। तो ये हो गया इन और आउट, मतलब कंपनी है तुम्हारी, उसमें दो तरीके से मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज को, या फिर तो एम्प्लॉयज जाएंगे या फिर एम्प्लॉयज आएंगे। अब जाएंगे कैसे, तो छोड़ के चला गया, निकाल दिया, रिटायरमेंट हो गया, ये सब जाने के रीजन हो गए, तो उसके लिए अपने को एक मेथड है सेपरेशन। आएंगे कैसे, किसी की जगह पे आया है, मतलब रिप्लेस होने आया है, रिप्लेसमेंट है, या फिर न्यू ज्वाइन है, कंपनी ने सोचा वी वांट टू डू एक्सपांशन, तो हमें ज्यादा एम्प्लॉयज लगेंगे, तो कंपनी ने न्यू हायर किए, तो वो हो सकता है। अब मेनली तीन मेथड्स हैं, देर आर, वो ज्यादा ही ठीक है, देर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग
एम्प्लॉय टर्नओवर, which are given as below, जो कि अपने एक एक करके नीचे डिस्कस करेंगे। पहली मेथड दैट इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है? रिप्लेसमेंट मेथड मतलब तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉयज थे, ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तुम एग्जांपल नोट डाउन करने हैं तो कर सकते हो वरना कोई नीड है नहीं। तो उसके अंदर एक था राम। अब राम काफी टाइम से काम कर रहा था बट ड्यू टू सम रीजन, मतलब कोई भी रीजन होगा कि उसे कंपनी छोड़नी है, तो उसकी जगह पे श्याम आ गया। उसकी जगह पे श्याम आया है, कोई कंपनी में न्यू पोजीशन क्रिएट नहीं हुई, कोई नया काम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट पर्सन्स एक्सचेंज हो गए कि पहले राम था उसी की जगह पे श्याम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो 10 ही रहेंगे। दैट इज रिप्लेसमेंट। अब इसका फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज replaced during the period upon average number of employees during the period into ऑन रोल मीन्स ऑन बोर्ड या फिर कंपनी के अंदर। अब ये क्या है? मतलब पूरे टाइम में पीरियड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा 6 महीने के पीरियड के अंदर, 1 साल के पीरियड के अंदर, 60 दिन के पीरियड के अंदर, तो उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितने एम्प्लॉयज जो है ना वो रिप्लेस हुए हैं। मतलब सपोज 3 एम्प्लॉयज हमने रिप्लेस कर दिए, 3 पुराने निकाल दिए, उसकी जगह पे 3 नए लिए हैं। अपॉन एवरेज नंबर, मेनली एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर रहते हैं उतने पीरियड में, तो दैट इज एवरेज नंबर इनटू 100। अब एक पॉइंट लिख लो इसके अंदर रिप्लेसमेंट वाले में, दैट इज न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ expansion plan of the organization are not included in the number of replacement। Why? क्योंकि इस बार रिप्लेस नहीं हुए। सपोज इसका मतलब क्या है कि कंपनी एक्सपांड करना चाहती है, कंपनी चाहती है कि उसका बिजनेस बढ़े, तो एक्सपांशन के लिए पहले कंपनी इसके अंदर 10 एम्प्लॉयज काम करते थे, तो कंपनी अब एक्सपांड करेगी, मतलब काम का लोड बढ़ेगा, काम का लोड बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयज ज्यादा चाहिए। अब कंपनी ने 15 कर दिया, मतलब 5 एम्प्लॉयज न्यू ज्वाइनिंग, नवे पोजीशंस क्रिएट करे, नया काम आया उसलिए 5 और लोग लेके आए, दैट इज एक्सपांशन के लिए नवे ज्वाइनिंग हुए। अब नंबर तो बढ़ा है ना, नंबर बढ़ गया, इवेंचुअली 5 प्लस हुए, तो जो 5 लोग है ना वो कभी भी रिप्लेसमेंट के अंदर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना इसके अंदर कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ समबडी, दे आर न्यू। वो किसी और काम के लिए आए, किसी और पोजीशन के लिए आए, वो एक्सपांड होने के लिए आए। ठीक है, तो दे विल नॉट बी कंसिडर अंडर रिप्लेसमेंट। अभी तक अपने ने इतना देखा। अब एक और मेथड देखते हैं,
second method, that is separation method. सेपरेशन मेथड क्या बताता है? तो सेपरेशन मेथड का जो फॉर्मूला वो इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है उसमें से कितने एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, लेफ्ट, हाउ मेनी एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ पीरियड कंपनी में से चले गए, वो बताता है सेपरेशन मेथड। कितना परसेंटेज है, क्या रेशियो है कि कंपनी से एम्प्लॉयज जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज separated during the period upon average number of employees during the period। मतलब कितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए कंपनी को, डिवाइड बाय कि ऑन एन एवरेज कितने एम्प्लॉयज रहते हैं कंपनी के अंदर, इनटू 100। तो तुम्हारा परसेंटेज है, तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा जो बताएगा कि इतना परसेंट जो रेशियो है वो तुम्हारे छोड़ने का है। देन थर्ड वन, दैट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, फ्लेक्स मेथड। व्हाट इज फ्लेक्स मेथड? फ्लेक्स मेथड अपने को दोनों चीज बताता है। फ्लेक्स मेथड कंबाइन कर देता है, ऊपर वाले जो दो अपने ने फॉर्मूलाज पढ़े ना, फ्लेक्स उसे कंबाइन कर देता है, दैट इज रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन करता है वो। फ्लेक्स क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज पूरे साल में कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए और कितने छोड़ के गए, डिवाइड बाय एवरेज तुम्हारे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज रहते हैं। फ्लेक्स वो बताता है तुम्हें। फ्लेक्स मतलब ऊपर जो अपने ने दो मेथड बोले दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये हुआ फ्लेक्स मेथड। अब फ्लेक्स में थोड़ा और डिटेलिंग है। फ्लेक्स मेथड के तीन फॉर्मूलाज आएंगे। पहला, जब अपने को नॉर्मली बोला कि फ्लेक्स मेथड निकालो, तो नॉर्मल फ्लेक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? तो दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस, पहले सेपरेटेड लिख देते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले तुम कौन सा लिखते हो, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। वेट अ मिनट, हाँ गाइस, डिवाइड बाय अगेन वही एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। ये हुआ फ्लेक्स मेथड का एक फॉर्मूला, जिसमें ये कहना क्या चाहता था कि फ्लेक्स क्या है, कॉम्बिनेशन है, वो दोनों को कंसिडर करता है कि कितने एम्प्लॉयज सेपरेट हुए हैं और कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं, दोनों का साथ में, कि इन टोटल तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, कि इतने रिप्लेस होके आए हैं, इतने सेपरेट हो चुके हैं, तो एवरेज क्या दे रहा है वो, दैट इज फ्लेक्स। बट अगर क्वेश्चन में तुम्हें बोले कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो ज्वाइन हुए उसके अंदर, अब सपोज कंपनी है, वो तुम्हें ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जितने भी रिप्लेस हुए प्लस जितने भी न्यू ज्वाइन हुए हैं प्लस जितने भी सेपरेट हुए हैं, सबका मेरे को साथ में फॉर्मूला दो कि कितना मूवमेंट है, कितने रिप्लेस हो रहे हैं वो भी एक मूवमेंट है, कितने नए आ रहे हैं वो भी एक मूवमेंट है, और जितने सेपरेट हो रहे हैं वो भी मूवमेंट है। तो इन सबका एवरेज निकाल के दो कि टोटल में कंपनी में कितना लेबर मूवमेंट है, निकलना आना रिप्लेस होना, ये तीनों को साथ में कंसिडर करो। तो
ये मैं लिख देती हूँ, इफ क्वेश्चन आस्क टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अच्छे से ही लिखते हैं पूरा फुल फॉर्म के साथ, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। वर्कर्स ज्वाइनिंग, अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज्वाइन हुए हैं वो कितना है, तो वो कैसे फाइंड होगा? तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट भी इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, तो उसका एक वर्ड दिया है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। रुको, ये वाली लाइन ना मैं तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ही दिखाती हूँ। ये नहीं है, दिस इज सेपरेशन, दिस इज फ्लेक्स, ये रहा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट उसे कहते हैं एक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेशन कंसिडर करता है एम्प्लॉयज का टोटल मेजरिंग एम्प्लॉय टर्नओवर फ्लेक्स मेथड से बाय कंप्यूटिंग, मतलब ये वाले फॉर्मूला से तुम, ये फ्लेक्स का दूसरा फॉर्मूला है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो रिप्लेसमेंट भी और न्यू ज्वाइनिंग भी दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ये रहा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, ये दोनों इंक्लूड होगा इसके अंदर। और ये फ्लेक्स के दो फॉर्मूलाज और है अपने पास जिससे ये फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, और इसे, ये कभी थियरी आएगा नहीं, और एम्प्लॉय टर्नओवर से क्वेश्चन आने के चांसेस भी थोड़े कम ही रहते हैं, तो इस हिसाब से कहाँ गया आपने जो लिख रहे थे? तो ये एक्सेशन वाला फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा, या फिर डेटा ही तुम्हारे पास ऐसा होगा कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो उसके लिए फ्लेक्स मेथड का ये फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन मतलब क्या हुआ? एक्सेशन मतलब न्यू ज्वाइनिंग्स प्लस रिप्लेसमेंट। तो तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में बोले ना कि एक्सेशन कितना हुआ वो बताओ, तो तुम्हें न्यू ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज कर देना है, तो ये तुम्हारा एक्सेशन आ जाएगा। एक्सेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट लिखा है, ये देखो। एक्सेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये वाला थोड़ा सा करेक्शन कर लो, कि इफ क्वेश्चन आस्क नहीं, ये दिया ही होगा क्वेश्चन में, बोलेगा ही, ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो चलेगा। तुम्हें क्या दिखना है, अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में ज्वाइनिंग जिसके अंदर रिप्लेसमेंट भी आता है तो वो एक्सेशन होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर एक्सेशन क्या कंसिडर करता है, तो न्यू ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट, दैट इज एक्सेशन। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे होगा? सेपरेशन तो है ही, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग, यही तो एक्सेशन।
तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली नंबर ऑफ एक्सेशन दे दे तो तुम फाइंड कर पाओ ये वाला फ्लेक्स फॉर्मूला, इसीलिए तुमको ये दूसरा वाला बताया गया, और इसका कोई खास रिलेवेंस है नहीं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। अब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, कब से अपने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करें, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट बिगिनिंग, जब तुम्हारा पीरियड चालू हुआ, मतलब सपोज साल या 6 महीने तुम जो भी कैलकुलेट करे, उसके फर्स्ट डे पे एट बिगिनिंग कितने एम्प्लॉयज थे, प्लस तुम्हारे लास्ट डे पे कितने एम्प्लॉयज थे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट एंड ऑफ द पीरियड डिवाइड कर दो बाय 2, मतलब एवरेज करना है तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2, मतलब तुम्हारे स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉयज थे प्लस तुम्हारे एंडिंग में कितने एम्प्लॉयज है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हारे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे। अब एक और चीज, पहले वो चीज मैं तुम्हें एग्जांपल से समझ पहले लिख देती हूँ, देन तुम्हें एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज क्वेश्चन में कभी बोला हो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर निकालो, और ये तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोलेगा, ये तुम्हें बोलेगा कि डेज में बोल देगा, मंथ्स में बोल देगा कि इतने दिनों का निकाल के दो या फिर इतने डेज का निकाल के दो, तो वो तुम कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक तो तुमने सारा एक ही पीरियड के लिए देखा है। तो उसका फॉर्मूला है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, जो तुम्हें क्वेश्चन देगा फॉर पीरियड फॉर द पीरियड अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड इंटू 365। अब ये कहना क्या चाहता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुमको क्वेश्चन में डेटा दिया है 60 डेज का, अब तुम्हें बोले कि 60 डेज के हिसाब से सब कुछ फाइंड करके दो, तो तुम क्या करोगे, एम्प्लॉय टर्नओवर जो रेट है तुम्हारा, डिवाइड बाय 60 करोगे, इंटू 365 करोगे, तो तुम्हें वो डेटा मिल जाएगा। इस हिसाब से ये चीज होगी। ओके, तो इसमें यही कहना चाहता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन बोले कि तुम इक्विवेलेंट करो उस चीजों को, मतलब पीरियड एक साल का नहीं है, मतलब तुम्हारा जो ड्यूरिंग द पीरियड अपने कर रहे थे ना, वो फिक्स एक साल नहीं है, कोई और टाइम तुम्हें दिया है, तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे एनुअली। किस किस तरह, सपोज तुम्हारा पूरा डेटा ही 60 डेज में है, तो तुम्हें उसे पूरे एक साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 365 करके। बट अगर क्वेश्चन बोल देना कि पूरे साल में 360 डेज अज्यूम करो, तो 360 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 365 मत करना, क्वेश्चन बोले वैसा करना होता है। ये तो बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि इंटू 365 करोगे, नीचे जितने डेज दिए हो क्वेश्चन में, जितने डेज का डेटा दिया हो वो डेटा लिखोगे और ऊपर एम्प्लॉय टर्नओवर लिखोगे, तो तुम्हारा इक्विवेलेंट, मतलब अगर सपोज 60 डेज का एम्प्लॉय टर्नओवर इतना है, जो भी अमाउंट है, तो 365 का कितना होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय दिस। ये तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता होगा ना, ये सिंपली वही है कि अगर 60 डेज का सपोज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है 2%, तो 365 डेज का कितना होगा, 365 इंटू 2% डिवाइड बाय 60, यही तो है, और यही तो फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। तो आज अपने ने क्या किया, अपने ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, दैट इज एम्प्लॉय या फिर लेबर टर्नओवर।
इसके अपने ने सारे मेथड्स फॉर्मूलाज वो सब देख लिए, थियरी देख ली इन शॉर्ट सारी। तो अब थियरी तो देख ली, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना वो कल चालू करेंगे। वैसे भी इसमें चैप्टर में अपने कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, 5-6 लगभग क्वेश्चंस बाकी है। तो चाहिए तो एक बार एम्प्लॉय टर्नओवर ऊपर ऊपर से मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अपने ने एम्प्लॉय टर्नओवर में क्या पढ़ा था। तो टर्नओवर का मतलब मूवमेंट पढ़ा था, इन और आउट। आउट में दो चीजें होती है, लेफ्ट हो गया, डिस्कार्ड हो गया, तो वो सेपरेशन डील करता है। इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा और न्यू ज्वाइन होगा। तो सबसे पहले तीन मेथड होती है, उसमें से सबसे पहली मेथड थी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या था, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज कितना होता है, इंटू 100। अब इसके अंदर जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं एक्सपांशन के लिए, वो कभी भी रिप्लेसमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होते। दूसरा है सेपरेशन, सेपरेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। तीसरा आता है फ्लेक्स मेथड। फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स दोनों मेथड्स को कंबाइन करता है, मतलब एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस एम्प्लॉय रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। अब क्वेश्चन तुम्हें बोले एक्सेशन निकालो, या फिर क्वेश्चन तुम्हें टोटल नंबर ऑफ, टोटल ही पूछ ले कि टोटल कितना मूवमेंट हुआ है, तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग डिवाइड बाय एवरेज, यहाँ पे इंटू 100 नहीं लिखा था अपने, इंटू 100। अब एक्सेशन क्या होता है, तो एक्सेशन मतलब न्यू ज्वाइनीज प्लस रिप्लेसमेंट दोनों का एडिशन करोगे, दैट इज एक्सेशन। तो तुम्हारा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस एक्सेशन डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100, वो भी फ्लेक्स ही होगा। तीसरा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कब से कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि जितने एम्प्लॉयज तुम्हारे पास बिगिनिंग में है प्लस जितने एंड में, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो तुम्हारे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे। दैट इज, अपने ने एक और चीज पढ़ी, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट। दैट इज, टर्नओवर लिखो, जितने डेज का तुम्हारे पास डेटा है वो लिखो, इंटू 365। डन। तो तुम्हें एक बार चाहिए तो ये लिख लेना बुक में कि एम्प्लॉय टर्नओवर तुम्हारे इतना में रिवाइज हो जाए कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।